आरएनए सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए जो कि एब्रीवेशन है राइबो न्यूक्लिक एसिड की, इसकी सिंथेसिस एक डीएनए स्ट्रैंड से होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए स्ट्रैंड्स के ऊपर स्पेशल रीजन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जीन्स, और यही वो फंक्शनल यूनिट होते हैं किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल का जो कि आगे ट्रांसक्रिप्शन से होके आगे प्रोटीन्स बनाते हैं। इस तरीके से डीएनए के अंदर स्टोर्ड जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसकी जो एक्सप्रेशन है वो आरएनए के थ्रू ही होती है। तो जो डीएनए स्ट्रैंड इस मकसद के लिए यूज़ होती है, या जो डीएनए मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में या इस फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसकी दो स्ट्रैंड्स हैं। जो दो स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर नॉन कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड। ये एक टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करती है और इसी टेम्पलेट के ऊपर कम्प्लीमेंट्री बेसिस जब ऐड होती हैं तो एक नया आरएनए मॉलिक्यूल बनता है। जबकि जो दूसरी स्ट्रैंड होती है वो डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होती और इसको हम एंटीसेंस या फिर कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन के बारे में क्या है कि जब हमने रेप्लिकेशन को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर मौजूद जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कॉपीज़ बनती हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इस तरह नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन को हम कहते हैं कि इट इज़ मोर सिलेक्टिव इन नेचर। ये पूरे का पूरा जीनोम जो है इसमें ट्रांसक्रिप्शन के अंडरगो नहीं होता, उस पूरे सीक्वेंसेस की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, बल्कि ओनली पर्टिकुलर जीन्स और ग्रुप ऑफ जीन्स जो है उनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। इस तरह से एक टाइम के अंदर सिर्फ कुछ पोर्शन जो है वो डीएनए का वो जाके ट्रांसक्रिप्शन उसकी होती है और कुछ पोर्शन जो है वो नॉन ट्रांसक्राइब्ड फॉर्म में ही मौजूद रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है दिस इज़ अ सिलेक्टिव प्रोसेस। हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं मुख्तलिफ क्राइटेरिया की बेस पे कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले अगर टेम्पलेट की बेस पे देखा जाए तो टेम्पलेट्स रेप्लिकेशन के अंदर दो टेम्पलेट्स होते हैं जो कि दोनों टेम्पलेट्स के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करते हैं। कैसे कि ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है और उसके ये दो स्ट्रैंड्स हैं, तो इस मॉलिक्यूल के साथ भी जो है नया ऐड होता है, ठीक है, इस स्टैंड के साथ भी एक नया स्टैंड ऐड होता है और इस स्टैंड के साथ भी नया स्टैंड ऐड होता है। इस तरीके से ये दोनों स्टैंड जो हैं वो टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करते हैं और हर स्टैंड के साथ एक अलग जो है कॉपी बनती है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक सिंगल स्ट्रैंड होती है और उसी से उसका जो स्मॉल पोर्शन होता है वही जो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से गुजरता है। इसके अलावा जब हम प्राइमर्स को देखते हैं तो हमने देखा था कि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट तब होता है जब वहाँ पे प्राइमेज एंजाइम कुछ प्राइमर्स इंसर्ट करता है और वहाँ से आगे फिर पॉलीमरेज एंजाइम्स न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऐड करने के साथ साथ फिर वहाँ पे पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस करता है। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है वहाँ कोई प्राइमर्स वगैरह मौजूद नहीं होते, तो प्राइमर्स की गैर मौजूदगी में ये काम कैसे होता है हम आगे इसको डिटेल से देखेंगे। फिर अगर एंजाइम्स की बात करें तो इसमें जो रेप्लिकेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व था वो कौन सा था, डीएनए पॉलीमरेज, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में होगा आरएनए पॉलीमरेज। फंक्शन दोनों का वही है। क्या है फंक्शन इसका, न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऐड करना। फिर प्रोडक्ट, रेप्लिकेशन की प्रोडक्ट क्या बनती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, जबकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोडक्ट बनती है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। बेसिस अगर हम देखें न्यूक्लियोटाइड बेसिस कौन कौन सी होती हैं, रेप्लिकेशन के अंदर एडिनिन और थायमीन आपस में बॉन्ड बनाती हैं और इसके अलावा गुआनिन और साइटोसिन आपस में बॉन्ड बनाती हैं। जबकि अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को देखें तो एडिनिन और यूरेसिल, यहाँ पे थायमीन रिप्लेस हो जाती है यूरेसिल से। इसके अलावा कुछ कंडीशंस में कुछ फॉर्म्स में थायमीन भी मौजूद होती है, तो थायमीन और एडिनिन, इसके अलावा गुआनिन और साइटोसिन। तो रेप्लिकेशन के अंदर बेस पेयर में हमें दो तरह के कम्बिनेशन नज़र आते हैं, जबकि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमें तीन तरह के कम्बिनेशन नज़र आते हैं, जिनमें से एक जो है वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये जो दो बाकी हैं एडिनिन और यूरेसिल और गुआनिन और साइटोसिन, ये ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा हमने रेप्लिकेशन में देखा कि एक एंड पे एक स्टेप होता है जिसको हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं, जिसके अंदर तमाम एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है और उनकी करेक्शन की जाती है। तो ये प्रोसेस या ये स्टेप जो है ये रेप्लिकेशन में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी प्रूफ रीडिंग का जो मैकेनिज़्म है वो मौजूद नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि एग्जिस्ट करते हैं रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में।
तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए या आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो मौजूद होंगे तो आरएनए की सिंथेसिस होगी। तो सबसे पहले जो बेसिक फैक्टर है या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, डीएनए टेम्पलेट। डीएनए मॉलिक्यूल ही वो एक बेसिक फ्रेमवर्क है या डिज़ाइन है जिसके ऊपर काम करके हमें आगे एक ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आगे जाके हमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल मिलता है। तो फर्स्ट या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि एक डीएनए टेम्पलेट होना चाहिए जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा और वहाँ से हमें आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है वो है सबस्ट्रेट। तो ये 4 तरह के सबस्ट्रेट मोस्टली जो हैं वो देखे गए हैं, और ये कौन से होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सी हैं, एडिनिन है, ठीक है, इसके अलावा ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल है। तो यूरेसिल ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स जब इनके साथ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं तो ये बनाते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या जिसको हम एटीपी मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये 4 किस्म के जो हमारे पास सबस्ट्रेट आते हैं, इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये जितनी भी अब आगे आरएनए सिंथेसिस के प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी स्पेशली बॉन्डिंग के लिए, तो वो प्रोवाइड करते हैं ये चारों के चारों जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। किस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि इनके साथ जो अटैच ट्राइफॉस्फेट होता है, जो 3 फॉस्फेट के एटम्स मौजूद होते हैं, वो ब्रेक डाउन होती है उनकी, और उनकी बॉन्ड्स के अंदर मौजूद जो एनर्जी होती है वो आगे जाके आरएनए की बॉन्डिंग के लिए यूज़ होती है। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट है किसके लिए, आरएनए की सिंथेसिस के लिए। थर्ड है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स हमने देखे थे कि रेप्लिकेशन के अंदर तो मुख्तलिफ एंजाइम्स, एक से ज़्यादा एंजाइम्स इन्वॉल्व थे, लेकिन जो आरएनए सिंथेसिस उसमें सिर्फ एक ही एंजाइम है जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये पॉलीमरेज एंजाइम है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ये बेसिस ऐड करता है इन 5 to 3 डायरेक्शन, और जो डीएनए टेम्पलेट हमारे पास मौजूद होता है उसी को यूज़ करता है ये बेसिस ऐड करने के लिए। तो उस डीएनए टेम्पलेट के ऊपर बेसिस ये ऐड करने से जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है, तो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंजाइम कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, कौन कौन सी, सबसे पहले एक डीएनए टेम्पलेट होनी चाहिए जिसके ऊपर आगे प्रोसेस होगा और हमें डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल मिलेगा, और यही वो डीएनए स्ट्रैंड होगा जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन सारी कोडेड है, और वही इंफॉर्मेशन आगे यूज़ होगी एक नई आरएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए। इसके अलावा फिर सबस्ट्रेट चाहिए होता है, ये 4 तरह के हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड विद अ ट्राइफॉस्फेट ग्रुप। मतलब कि ट्राइफॉस्फेट ग्रुप इन चारों में कॉमन होता है, जबकि उनके साथ डिपेंड करता है कि कौन सी न्यूक्लियोटाइड बेस ऐड हो रही है। तो इस तरीके से उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव नाम है। इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉन्डिंग के लिए। इसके अलावा जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो एक ही एंजाइम मोस्टली इसमें इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। इसका फंक्शन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन करना, ठीक है, सिंपल। तो पॉलीमराइजेशन कैसे होती है, वही जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड बेसिस, उनको ये उस डीएनए टेम्पलेट के ऊपर ऐड करता है, और इस तरीके से जो एक चेन है एलोंगेट हो जाती है वो आरएनए की। प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, ये 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, जिसमें है इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो अगर देखा जाए तो यही 3 स्टेप्स इन्वॉल्व थे रेप्लिकेशन में, लेकिन इनके मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, और वो फ़र्क क्या होगा हम उसको आगे डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें अगर इनिशिएशन में, तो इनिशिएशन में हमने देखा था कि जो रेप्लिकेशन है वो मुख्तलिफ़ तरीके से होती थी, और यहाँ पे अब उसका फ़र्क जो हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक रीजन है या एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें से एक स्ट्रैंड जो है, ये वाली स्ट्रैंड हम इसको कह सकते हैं कि ये कौन सी है, वो जो टेम्पलेट के तौर पर एक्ट नहीं करती, जिसको हम कोडिंग रीजन कहते थे, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जबकि ये दूसरी कौन सी है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, और इसके ऊपर ये जो स्पेसिफिक रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक जीन है। तो हमने ये बात पहले डिस्कस की कि जो
ट्रांसक्रिप्शन होती है वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की नहीं होती, बल्कि स्पेसिफिक रीजन जिसको हम जीन कहते हैं सिर्फ उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो ये हमारे सामने एक जीन की स्ट्रक्चर है। इसके हमें मुख्तलिफ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो एक प्रोमोटर रीजन है, उसके बाद फिर एक ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्राइब्ड रीजन है, और एंड पे यहाँ पे मौजूद होता है टर्मिनेशन का रीजन। ठीक है, तो ये तीन इसके पार्ट्स हैं और ये एक जीन है। ये जीन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर या मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। अब इन सब का फंक्शन क्या है, हम इसको आगे देखते हैं। तो इनिशिएशन कैसे होती है कि जिस तरह हमने रेप्लिकेशन में देखा कि एक प्राइमर जाके ऐड होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइमर्स की कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे प्राइमर्स नहीं होते, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो इस जीन के जो प्रोमोटर रीजन है उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड थी जो हमने देखी थी। ठीक है, ये स्ट्रैंड है सारी डीएनए स्ट्रैंड, ये उसका प्रोमोटर रीजन था। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ग्रीन है ये प्रोमोटर रीजन था उस जीन का, और इसके ऊपर ये जो बड़ी स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है ये वाली, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कब होती है, जब एक आरएनए पॉलीमरेज जीन के प्रोमोटर रीजन पे जाके ऐड हो जाता है या अटैच हो जाता है। उसके बाद जैसे ही ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये इस प्रोमोटर रीजन पे अटैच होता है, तो उसके बाद डायरेक्टली उस अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है। और जो फर्स्ट उसका इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो स्टार्ट कर लेता है अपनी अनवाइंडिंग। तो ये पहले जब डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ठीक है, इस फॉर्म में था, या आगे यहाँ पे जब अगर आप देखें तो ये अनवाइंडिंग हो जाती है। मतलब क्या है कि जो आमने सामने वाली नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसेस होती हैं, उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जब वो बॉन्ड टूट जाता है उनके दरमियान तो हमें ये एक बबल शेप नज़र आती है। ठीक है, तो इस बबल शेप के बनने के पीछे किसका रोल होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। तो अब यहाँ से इनिशिएट हो चुका है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ये बबल शेप बन गई है, और दरमियान में इस बबल शेप के दरमियान में क्या है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल था अब वो उसका थोड़ा सा रीजन कन्वर्ट हो गया है सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट की फॉर्म में। उसके बाद हम देखें अगर प्रोमोटर्स, तो यहाँ पे इस इनिशिएशन के प्रोसेस में जो मेन रोल था वो किसका है, प्रोमोटर रीजन का है। तो अगर हम प्रोमोटर रीजन्स को ज़रा डिटेल में देखें तो जो यूकरियोटिक प्रोमोटर्स होते हैं, मतलब कि ह्यूमन बीइंग में या दूसरे जितने भी यूकरियोट्स हैं उनके अंदर जो प्रोमोटर्स रीजन होते हैं उनका एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स का मतलब क्या है, ये मोस्टली थायमीन एडेनिन और इस तरह के सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें ए और टी मतलब थायमीन और एडेनिन बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, इस वजह से इसका नाम रखा गया टाटा बॉक्स। तो ये देखें ये है वो एक प्रोमोटर। ये ज़रूरी नहीं है कि यूकैरियोट्स में मोस्टली या इंटायरली आप कहें कि ये टाटा बॉक्स ही वो प्रोमोटर रीजन होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है तकरीबन 70 to 80% जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें जो प्रोमोटर रीजन है उसका यही सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या है, यूकैरियोटिक प्रोमोटर है, कौन सा, टाटा बॉक्स। तो ये जब टाटा बॉक्स जो है इसको कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सिग्नल देते हैं आरएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, जब ये सिग्नल्स आरएनए पॉलीमरेज को मिलते हैं तो वो क्या करता है, वो इस टाटा बॉक्स के ऊपर आके अटैच हो जाता है या बाइंड हो जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है यूकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम प्रोकैरियोट्स को देखें या जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो उसमें दो तरह के मोस्टली हमें नज़र आते हैं जो प्रोमोटर रीजन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं -10 और एक को कहते हैं -35 एलिमेंट्स। तो ये दो सीक्वेंसेस होते हैं, देखें यहाँ पे जैसे ये शो हो रही हैं, ये एक सीक्वेंस है -35 और ये क्या है, -10 एलिमेंट। तो ये भी बिल्कुल टाटा बॉक्स की ही तरह यहाँ पे इनका फंक्शन होता है कि ये वो सीक्वेंसेस होते हैं जो कि द सीक्वेंसेस पोजिशन इन द पॉलीमरेज is the right spot to start the transcribing a target gene, के यहाँ से जो है वो स्टार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन। दो तरह के प्रोमोटर रीजन्स देखें, कौन से, सबसे पहले यूकैरियोट्स में जिसको हम कहते हैं टाटा बॉक्स और जिसके अंदर टी ए जो सीक्वेंसेस हैं वो सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं।
जबकि प्रोकैरियोट्स में कौन से थे, -10 और -35 एलिमेंट्स। तो दोनों का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, और उनका फंक्शन क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को एक डिटेक्शन साइट देना, जिसके ऊपर जाके जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है तो वहाँ से आगे फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही वो आरएनए पॉलीमरेज जाके डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जो टाटा बॉक्स या कोई भी प्रोमोटर रीजन है उस पर अटैच होता है, तो वहाँ से उसका नेक्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का शुरू होता है, जो कि है एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, उस आरएनए स्ट्रैंड के ऊपर या आरएनए स्ट्रैंड को एलोंगेशन करता है। किस तरीके से कि उस डीएनए टेम्पलेट के ऊपर वो राइबोन्यूक्लियोटाइड बेसेस ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो डायग्राम है, ये यहाँ से प्रोमोटर रीजन था और यहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। अब जैसे ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये आगे की तरफ इसने मूव करना शुरू किया है फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन में। ठीक है, 3 प्राइम की डायरेक्शन में इसने मूव करना शुरू किया है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें ये जो नीचे वाला है ये कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर यहाँ से इसने बेसेस ऐड करनी शुरू की। इस जो न्यूक्लियोटाइड बेस थी टेम्पलेट स्ट्रैंड की, इसकी कम्प्लीमेंट्री बेस इधर ऐड की, फिर इसकी इधर ऐड की। तो करते करते ये उनकी कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है उनको ऐड करना शुरू कर देता है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे थायमीन की ऐड हो की जगह यूरेसिल ऐड होगी, बाकी सारी वही जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करनी शुरू कर देता है। तो इस तरीके से क्या होती है, जो एक आरएनए मॉलिक्यूल है उसकी एलोंगेशन होती है। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फॉर ईच न्यूक्लियोटाइड इन द टेम्पलेट। ठीक है, मतलब कि ये जो नीचे वाली टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके अंदर जो हर एक न्यूक्लियोटाइड बेस मौजूद है उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज एड्स अ मैचिंग या कम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसके अंदर वो एक आरएनए की न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करता जाता है। किसके कम्प्लीमेंट्री, जो नीचे डीएनए की स्ट्रैंड या जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके अंदर मौजूद जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी कम्प्लीमेंट्री। और ये प्रोसेस किस डायरेक्शन में होता है, 3 to 5 डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से जो एलोंगेशन है वो शुरू हो जाती है किसकी, आरएनए के स्ट्रैंड की। और ये कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो जब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसके ऊपर बेसिस ऐड करनी शुरू करता है, तो यहाँ अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें, ये क्या है, एक कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, मतलब कि जो इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली उस आरएनए की सिंथेसिस में। दूसरी तरफ ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। यही वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसके कोड्स यूज़ हो रहे हैं उसकी सिंथेसिस के लिए, आरएनए की सिंथेसिस के लिए। तो अब जब इस जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसकी कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो हैं ऐड होती जाएंगी और इस तरीके से एक आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, तो वो क्या होगा, एग्जैक्टली इस स्ट्रैंड की तरह होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड नेचुरली जो थी वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री थी। अब अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की कम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड होने के बाद वहाँ पे एक आरएनए स्ट्रैंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हम ये देखते हैं कि वो आरएनए स्ट्रैंड और जो कोडिंग स्ट्रैंड है जो कि टेम्पलेट नहीं है वो दोनों आपस में बिल्कुल सेम होंगी। क्यों, क्योंकि वो दोनों जो है इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के कम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है ना, तो लेकिन ऐसा नहीं होता, फ़र्क आ जाता है दो चीज़ों में। कौन कौन सी दो पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले आरएनए स्ट्रैंड हैव द बेस यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थायमीन। ठीक है, आरएनए स्ट्रैंड में यूरेसिल होती है और थायमीन मौजूद नहीं होती। जबकि दूसरा फ़र्क क्या होता है कि जो आरएनए स्ट्रैंड होती है उसमें राइबोज शुगर होती है और जो डीएनए स्ट्रैंड है उसकी डीऑक्सी राइबोज होती है। इस पॉइंट को मैं रिपीट करती हूँ कि देखें, जब यहाँ पे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, ठीक है, और एक कोडिंग स्ट्रैंड होती है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती ट्रांसक्रिप्शन में, तो हम कहते हैं कि जब एक डीएनए स्ट्रैंड के टेम्पलेट के ऊपर जब एक आरएनए मॉलिक्यूल बनता है तो वो क्या होता है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की कम्प्लीमेंट्री बेसिस होती हैं। जैसे यहाँ पे टी था, ठीक है, तो इसकी कम्प्लीमेंट्री ऐड की यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ने। इसी तरह आगे जितनी भी ये डीएनए की बेसिस हैं इनके साथ कम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड करता है आरएनए पॉलीमरेज। तो जब इसकी कम्प्लीमेंट्री कौन सी, टेम्पलेट स्ट्रैंड की कम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड होंगी, तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये भी तो इस इस डीएनए टेम्पलेट की जो है वो एक कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों अगर कम्प्लीमेंट्री हैं और फिर ये भी इसके कम्प्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो हैं ये आपस में सेम है। कैसे कि जो आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, जो आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है ये कम्प्लीमेंट्री है इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के, जबकि दूसरी तरफ जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो भी कम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट स्ट्रैंड के। इट मीन्स कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो आरएनए मॉलिक्यूल के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कम्प्लीमेंट्री नहीं, वो उसके एग्जैक्टली सेम है। लेकिन ऐसा जो है सिर्फ 2 पॉइंट्स की वजह से नहीं होता, और वो 2 पॉइंट्स क्या हैं कि जो आरएनए स्ट्रैंड होती है उसमें मौजूद होता है हमारे पास यूरेसिल, ठीक है, यहाँ पे देखें ये, ठीक है, यूरेसिल होता है, जबकि उसी के अपोजिट जो डीएनए स्ट्रैंड होती है, जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है, उसमें होता है थायमीन, ठीक है। और ये 2 लोकेशन है हमारे पास इस केस की एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये एक फर्स्ट डिफरेंस उन दोनों के दरमियान आ जाता है। सेकंड क्या होता है कि ये जो उसकी एक बैक बोन है जिसको हम शुगर फॉस्फेट बैक बोन कहते हैं, तो आरएनए की जो बैक बोन होती है वो कौन सी होती है, राइबोज शुगर होती है, जबकि जो डीएनए की बैकबोन होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं एक आरएनए स्ट्रैंड और उसके साथ जो कोडिंग स्ट्रैंड है उनके दरमियान, ठीक है। तो इस तरीके से एलोंगेशन का प्रोसेस चलता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहाँ पे जो डीएनए टेम्पलेट है उसके ऊपर बेसिस ऐड करता है, तो एक पूरी स्ट्रेट चेन बन जाती है सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में, जो कि होती है आरएनए मॉलिक्यूल। तो ये प्रोसेस चलता रहता है अनटिल जो टर्मिनेशन कब होती है, कि टर्मिनेशन हमारे पास 2 तरीकों से होती है। सबसे पहले जो मेजर स्ट्रेटजीज 2 जो हैं वो कौन सी हैं, एक को हम कहते हैं आरएचओ डिपेंडेंट और एक को हम कहते हैं आरएचओ इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं और इनके मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं आरएचओ डिपेंडेंट को। तो इस टर्मिनेशन में क्या होता है कि आरएचओ फैक्टर एक प्रोटीन है, ठीक है, आरएचओ फैक्टर, ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है। इसकी ये प्रोटीन जो होती है ये बाइंड करती है किसके साथ, जाके जो आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, ये आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखें यहाँ से ये जो प्रोसेस लगा हुआ था आरएनए की प्रोडक्शन का, तो यहाँ से ये आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। इस आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम कहते हैं आरएचओ बाइंडिंग साइट। तो ये जो आरएचओ प्रोटीन या आरएचओ फैक्टर होता है ये जाके इस बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर लेता है। जब ये इसके ऊपर बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद ये आगे की तरफ उस आरएनए स्ट्रैंड पे आगे की तरफ मूव करता है टूवर्ड्स दैट जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बना था, ठीक है, जहाँ पे वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कर लगा हुआ है, वो काम कर रहा है, वो अपनी बेसिस ऐड कर रहा है और एलोंगेशन कर रहा है आरएनए स्ट्रैंड की। तो जैसे ही ये आरएचओ फैक्टर ऐड होता है अपनी बाइंडिंग साइट पे यहाँ पे, तो वो आगे की तरफ मूव करता है टूवर्ड्स जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तक पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये जो थोड़ा डिम कलर का नज़र आ रहा है हमें। तो जैसे ये जो आरएच फैक्टर है ये इस आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर से मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तक पहुँचता है। तो ये क्या करता है कि यहाँ से इसको कट कर देता है स्ट्रैंड को, इस जो प्रोसेस चल रहा होता है एलोंगेशन का उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो जो एक टेम्पलेट यूज़ हो रही थी डीएनए की और उसके ऊपर बन रहा था आरएनए मॉलिक्यूल, तो अब वो प्रोसेस यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है। एक टेम्पलेट और उसके ऊपर बनने वाला जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं या डिटैच हो जाते हैं। तो इसको कैसे इधर डिस्क्राइब किया गया है कि आरएचओ फैक्टर ऑन आरएनए इज अ बाइंडिंग प्रोटीन विच स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अप द ट्रांसक्रिप्ट टूवर्ड्स आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये क्या है, एक बाइंडिंग प्रोटीन है, किसकी बात कर रहे हैं हम, आरएचओ फैक्टर की। तो आरएचओ फैक्टर एक बाइंडिंग प्रोटीन है जो क्या करती है कि आरएनए जो मॉलिक्यूल हमारे पास बन रहा है उसके ऊपर क्लाइंबिंग करती है, किसकी तरफ, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से इसने क्लाइंबिंग का प्रोसेस शुरू किया था आगे की तरफ, और ये जो आरएनए मॉलिक्यूल आरएनए पॉलीमरेज है ये इसकी डायरेक्शन में क्लाइंबिंग कर रही है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये आफ्टर रीचिंग पॉलीमरेज, ठीक है, जो पॉलीमरेज एंजाइम तक जब ये पहुंच जाती है तो ये क्या करता है, आरएचओ पुल्स द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, उसको वो किससे डिटैच कर लेती, खींच लेती है, एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड अपार्ट, ठीक है, कि क्या करती है,
कौन सी दो चीज़ें जो आपस में जिनका एक एक्सपोजर हो रहा है और जिनका एक प्रोसेस लगा हुआ है, कंटिन्यू है, जिसके थ्रू जो है वो न्यूक्लियोटाइड बेसेस ऐड हो रही हैं, एलोंगेशन हो रही है, और उसमें इन्वॉल्व कौन सी दो मेन चीज़ें हैं? एक जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट मतलब कि जो प्रिपेयर हो रहा है, और एक उसका टेम्पलेट। तो ये क्या करता है, RH फैक्टर क्या करता है कि ये जाके उन दोनों को आपस में जो वो जुड़े हुए हैं और एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं उसको डिटैच कर देता है। ठीक है, तो ये डिटैच करने का फंक्शन किसका होता है? RH फैक्टर का। तो ये RH फैक्टर क्या है? एक स्पेशल टाइप की बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन क्या करती है कि इस अपनी बाइंडिंग साइट जो कि आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर मौजूद होती है, यहाँ पे है इसकी बाइंडिंग साइट, यहाँ पे सबसे पहले ये अटैच होती है और ये आगे की तरफ आरएनए मॉलिक्यूल की तरफ मूव करना शुरू करती है। जैसे ये आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अप्रोच करती है, वहाँ तक जब ये पहुँच जाती है तो ये क्या करती है कि वहाँ पे आरएनए जो बन रहा है उसके दरमियान और जो टेम्पलेट है उसके दरमियान ये एक डिस्टेंस क्रिएट कर देती है, उनको एक दूसरे से दूर कर देती है और उनको जो आरएनए ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है उसको डिटैच कर देती है डीएनए स्ट्रैंड से, जिसकी वजह से क्या होता है? रिलीजिंग द आरएनए मॉलिक्यूल एंड एंडिंग ट्रांसक्रिप्शन। वहाँ से जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो रिलीज हो जाता है और इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाती है। तो इसको मैं रिपीट करती हूँ इस पॉइंट को कि RH डिपेंडेंट टर्मिनेशन किस तरीके से होती है? RH डिपेंडेंट टर्मिनेशन ऐसे होती है कि जब एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन जिनको हम कहते हैं RH बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, या RH फैक्टर्स भी कहते हैं हम इसको। तो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं कि ये अटैच हो जाती हैं एक स्पेशल साइट पे जिसको हम कहते हैं RH बाइंडिंग साइट। तो ये वो बाइंडिंग साइट कहाँ पे मौजूद होती है? जो आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है ये उसके ऊपर मौजूद होती है। तो ये जैसे ही अपने उस बाइंडिंग साइट पे अटैच होती है तो ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है टूवर्ड्स आरएनए पॉलीमरेज। जब ये आरएनए पॉलीमरेज तक पहुंच जाती है तो वहाँ पे जाके इसका मेन जो सबसे पहला जो एक्शन होता है वो यही होता है कि जो बन रहा है आरएनए मॉलिक्यूल उसको और जो उसका जो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है उसको एक दूसरे से अलग कर देती है। अलग करने के रिजल्ट में क्या होता है कि जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाता है, वो डीएनए स्ट्रैंड या डीएनए टेम्पलेट जो है उससे वो फ्री हो जाता है और इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाती है। तो ये थी RH डिपेंडेंट टर्मिनेशन। दूसरी तरफ अगर हम देखें RH इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, तो इसमें कोई RH फैक्टर वगैरह या RH बाइंडिंग प्रोटीन्स कुछ भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि ये जो एलोंगेशन का प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में एलोंगेशन हो रही है, आरएनए मॉलिक्यूल बनता जा रहा है, करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे एक कुछ ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं टेम्पलेट डीएनए के ऊपर जिनको हम कहते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंसेस, ठीक है। तो टर्मिनेशन सीक्वेंसेस पे जैसे ही वो आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है तो मोस्टली ये जो सीक्वेंसेस होते हैं उनमें C और G मौजूद होता है, ठीक है, साइटोसिन और ग्वानिन मौजूद होते हैं इसमें। तो जैसे ही जो आरएनए पॉलीमरेज है ये उन सीक्वेंसेस तक पहुंचता है तो क्या होता है कि द आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम दिस रीजन फोल्ड्स बैक ऑन इटसेल्फ, कि जब उस C और G वाले जो पोर्शन है उसके ऊपर जब आरएनए पॉलीमरेज बेसेस ऐड करनी शुरू करता है तो उसके अंदर एक ऐसा कुछ इफेक्ट आ जाता है कि वो फोल्ड होके जो आरएनए की स्ट्रैंड बन रही है वो फोल्ड बैक हो जाती है, अपने ऊपर ही वो फोल्ड हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें ये स्ट्रैंड बन रही थी, ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रैंड बन रही थी, तो यहाँ से आगे जाने के बजाय वो दोबारा से उसी अपने दूसरी जो अपने ही के साथ जो स्ट्रैंड है उसके साथ वो फोल्ड कर लेती है, ठीक है। तो बजाय कि वो इसके कि वो इस तरह से लीनियर शेप में जाए, जैसा कि हमने इधर देखा था ये जो आरएनए की स्ट्रैंड है ये लीनियर जा रही है, ये क्या करती है इस तरीके से जाके आगे लीनियर होने के बजाय ये मुड़ जाती है और फोल्ड कर देती है। फोल्ड करने के साथ साथ क्या होती है कि इनकी जो आपस में जो आमने सामने की बेसेस होती हैं ये आपस में बॉन्डिंग कर लेती हैं और एक हमें थोड़े से कुछ सेक्शन में कुछ हम देखते हैं कि हमें डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में नज़र आने लगता है, ठीक है। तो जब ये फोल्ड बैक करती हैं और इस तरह की ये शेप बनती है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेयर पेन शेप, ठीक है, हेयर पेन लूप या हेयर पेन शेप। देखें ये बिल्कुल हेयर पेन जैसी वो शेप है ये वाली, ठीक है। तो ये कैसे बनती है कि जब
कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जिनमें मोस्टली साइटोसिन और ग्वानिन मौजूद होते हैं, इनके जब रिपीटेड सीक्वेंसेस आ जाते हैं और उनके ऊपर से जब आरएनए पॉलीमरेज गुजरता है तो वो क्या करते हैं, उसको जब ट्रांसक्राइब जब ये आरएनए पॉलीमरेज करता है तो उसके रिजल्ट में बनने वाली जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होती हैं वो लीनियर जाने के बजाय इस तरीके से फोल्ड हो जाती हैं। फोल्ड होने के बाद क्या होता है कि उनकी जो आमने सामने की बेसेस होती हैं वो आपस में अटैच हो जाती हैं, बाइंड कर जाती हैं और इस तरीके से एक स्टेबल हमें शेप नज़र आती है जो कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी वजह से जब ये शेप बन जाती है तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो स्टॉप हो जाता है, उसका फंक्शन स्टॉप हो जाता है और आगे जाके टर्मिनेशन हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, तो ये क्या था, आरएचओ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। इसमें कोई आरएचओ फैक्टर या आरएचओ बाइंडिंग साइट प्रोटीन्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं थी। ये सिर्फ किसकी वजह से होता है, वो उस स्पेसिफिक सीक्वेंस की वजह से होता है जो कि हेयर पेन शेप जो है बनने में जिसका रोल होता है। ठीक है, तो आरएचओ डिपेंडेंट कौन सी हुई, जिसमें बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं, आरएचओ फैक्टर होता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज तक पहुंचने के बाद वहां से आरएनए मॉलिक्यूल को टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से अलग कर देता है और इसके रिजल्ट में टर्मिनेशन हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की। जबकि जो आरएचओ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है इसमें कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें ज़्यादातर साइटोसिन और ग्वानिन मौजूद होते हैं। जब एक आरएनए पॉलीमरेज इन दो सीक्वेंसेस को इसकी ट्रांसक्रिप्शन जब करता है तो बनने वाली जो आरएनए स्ट्रैंड होती है वो लीनियर जाने के बजाय फोल्ड हो जाती है, आमने सामने की बेसेस जो है वो आपस में बाइंड कर जाती हैं और एज अ रिजल्ट हमें एक हेयर पेन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आती है। जब ये स्ट्रक्चर अटेन हो जाती है तो जो आरएनए पॉलीमरेज है ये स्टॉप हो जाता है अपना फंक्शन, जो कि क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेसेस ऐड करना, ये अपना फंक्शन स्टॉप कर देता है और एज अ रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है। तो अब एक आरएनए मॉलिक्यूल जो हमारे पास बना है उसका क्या फंक्शन है, वो आगे क्या करेगा, तो ये पूरा अगर हम देखें तो इसी को कहते हैं सेंट्रल डोगमा। ठीक है, तो सेंट्रल डोगमा में मोस्टली जो है हम देखते हैं कि जो दो मेन प्रोसेसेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो अभी हमने देखा और इसके बाद फॉलो करता है जो नेक्स्ट मेन प्रोसेस वो कौन सा होता है, ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, जो अभी हमने डिटेल से देखा, आरएनए मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो आरएनए मॉलिक्यूल कहाँ से आया, ये जो फर्स्ट हमारे पास होती है डीएनए की स्ट्रैंड। डीएनए की स्ट्रैंड हमने देखा कि उसमें से जो दो डीएनए मॉलिक्यूल जो था उसकी दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गई, एक जो थी वो कोडिंग स्ट्रैंड थी, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड थी। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के टेम्पलेट के ऊपर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक नया आरएनए मॉलिक्यूल बनता है। जब ये आरएनए मॉलिक्यूल बन जाता है और टर्मिनेशन हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की, तो ये आरएनए मॉलिक्यूल जो है ये एक्ट करता है एज ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, तो ट्रांसफ़र आरएनए हम किसको कहते हैं, ऐसा आरएनए जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम डीएनए और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड की चेन्स बनती हैं। तो ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, आरएनए से बनते हैं पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, आरएनए टू, या हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अब बेसिकली हम इस टॉपिक के अंडर क्या देख रहे थे, आरएनए की सिंथेसिस या जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो आउटकम है या रिज़ल्ट या प्रोडक्ट है वो क्या होती है, हमारे पास एक आरएनए की स्ट्रैंड बनती है। तो वो आरएनए की स्ट्रैंड का रोल क्या होता है या फंक्शन क्या होता है कि वो डीएनए में असल में सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन कोडेड होती है उसको लेके जाता है आगे और एक प्रोसेस जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं उसके थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज होती हैं। यही पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं ये किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को शो करती हैं। अगर किसी भी जीन के लिए रिस्पेक्टिव पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है या रिस्पेक्टिव प्रोटीन बन रही है तो इट मीन्स कि वो जीन एक्सप्रेस हो गया, अगर नहीं बन रही तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इसके दरमियान बेसिक रोल किसका आ जाता है, आरएनए की स्ट्रैंड का। ठीक है, तो वंस RNA transcript is ready to be used in translation for protein synthesis, such specific RNA is called messenger RNA। ठीक है, तो ऐसा मैसेंजर RNA जो कि मैसेज लेके जाता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, तो वो बनने का प्रोसेस कौन सा होता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये डिटेल से हमने देख लिया ट्रांसक्रिप्शन का जितना भी प्रोसेस है, जिसके अंदर जो मेन फिनोमेना जितना भी यहाँ पे अकर हो रहा था वो क्या था, ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली होता क्या है कि डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक
ठीक है, डीएनए से बनता है आरएनए। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसी के थ्रू जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली ठीक है, उनके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। लेकिन एक दूसरी टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है कि जब हम जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, मतलब कौन सा, डीएनए टू आरएनए, इसका अपोजिट हो जाता है कि आरएनए चेंज हो जाता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस में होती है, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं रेट्रोवायरसेस, ठीक है। जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उनके अंदर हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलती है, जबकि उनके अलावा बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, उनके अंदर जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब डीएनए टू आरएनए वाला ही प्रोसेस होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था आरएनए सिंथेसिस या फिर ट्रांसक्रिप्शन। इसको हमने डिटेल से इसके स्टेप्स देखे, किस तरीके से यहाँ पे एक डीएनए मॉलिक्यूल के टेम्पलेट को यूज़ करके या डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है उसको यूज़ करके एक आरएनए मॉलिक्यूल बनता है, और वो बनने वाला आरएनए मॉलिक्यूल या आरएनए स्ट्रैंड आगे जाके फंक्शन क्या करता है, ये आज हमारी इस टॉपिक का फोकस था। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप काइंडली इसको ज़रूर यहाँ पे ऐड किया करें। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।